एक नाम अभी आ रहा है पुष्पक। पुष्पक क्या है? पुष्पक वेरी गुड, इट इज NRLV। क्या है ये? RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये पुष्पक। ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसका नाम है LEX-02, LEX-02, LEX-02। ठीक है, चूंकि ये सेकंड था इसलिए इसका नाम 02 रखा गया, और ये ATR चित्रदुर्ग में इसको परफॉर्म किया गया। जो रीलैंडिंग हुई है इसकी, कहां पर किया गया? ATR चित्रदुर्ग, कर्नाटक में, दैट इज एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग। आपको ये बता दें, पिछले साल अप्रैल में 01 टेस्ट हुआ था। पिछले साल अप्रैल में 01 टेस्ट हुआ था, इसलिए इसको 02 हम कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये कहां तक जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है, और फिर ये वापस अर्थ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, इस पे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं यदि कभी पूछा जाए। पुष्पक विमान से शुरू करें और यहां तक लेके चले आए, पता होना चाहिए। छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं जो या तो आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं, और या कई बार आपको कॉन्फिडेंस वो खराब कर देते हैं। एक चीज तो ये रखिएगा, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ चीजें वैसी दे दें जो छोटी छोटी हैं लेकिन कुछ काम कर जाएंगे आपके लिए। एक वर्ड आया है IPHE, IPHE पूछा जा सकता है आपसे। दिस इज इंटरनेशनल पार्टनरशिप, यह अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी। ये HE ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी। तो H से हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स है और E से इकोनॉमी है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी। फ्यूल सेल तो पता है, फ्यूल तो पता है ना क्या होता है? ठीक है, किसी को यदि हिंदी में कोई शब्द पूछना हो तो तुरंत मुझसे पूछ लेना, इंग्लिश में कुछ पूछना हो तो इंग्लिश में पूछ लेना। मैं दोनों भाषाओं में बताता रहूंगा साथ साथ। फिर भी यदि कभी मान लीजिए मैं हिंदी में बता गया और इंग्लिश में नहीं बताया तो आप इंग्लिश में पूछ लीजिएगा, इंग्लिश में बता गया हिंदी में नहीं बताया तो आप हिंदी में मुझसे पूछ लीजिएगा। हम दोनों भाषाओं में आपको बराबर बराबर बताएंगे। फ्यूल को हम हिंदी में ईंधन बोलते हैं और सेल को कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक टॉपिक है जिसको आप देखिएगा। ठीक है, ये इंडिया में होस्ट हो रहा है इसलिए इसको ध्यान रखना है। कहां होस्ट हो रहा है? और इसमें कौन कौन शामिल है? यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा विभाग, और परिवहन विभाग, दो हैं यूएस के। ये 2003 में इसको बनाया गया था, और अभी इसमें 23 देश इसके पार्टनर्स हैं, भागीदार हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है और यूरोपियन कमीशन भी शामिल है।
अब देखो हाइड्रोजन और फ्यूल सेल हम क्यों यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे जवाब हैं इसके, एक आध जवाब नहीं है। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, जैसे हम आर्कटिक सी की मेल्टिंग देख रहे हैं, एंटार्क्टिक के ग्लेशियर्स को पिघलता देख रहे हैं, और इसकी वजह से जितनी परेशानियां आ सकती, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग ले लो आप लोग, चाहे आप सॉक्स नॉक्स इनकी परेशानी देख लो, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की परेशानियां देख लो आप, तो ये जितनी भी चीजें ये सब एसोसिएटेड है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे फ्यूल यूज करें जो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सके, और हम बिना किसी परेशानी के, बिना ग्लोबल वार्मिंग के हम अपने एनवायरनमेंट को सेफली मैनेज कर पाए। यही है ना हमारे पास। तो इसलिए ये IPHE आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो चेयर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो IPHE के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और वो 2 साल तक चेयरमैन बना रहता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक है। इसमें रिन्यूअल भी हो सकता है 2 साल के बाद, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, स्टीयरिंग समिति बोलते हैं जिसको, जो इसको चलाती है। उसमें हर देश से 2 सदस्य होते हैं, 2 मेंबर्स, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट लगती है उसकी फंडिंग सारे स्टेट्स करते हैं जो इसके पार्टनर हैं। अब एक अगला टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपके लेता चल रहा हूं। एक अभी खूब अखबार में आ रहा है FCU, FCU, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट चेक यूनिट, फैक्ट चेक यूनिट। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, ये किसके अंडर में बनाया गया है, तो इसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर बनाया गया, PIB के अंडर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है। ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया? आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ना जाने कितनी ऐसी साइट्स हैं जिन पर आप रोज बैठते हो, और उसमें जो इंफॉर्मेशंस आपको मिलती है वो फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे लिए। क्योंकि उससे एक जो शब्द होता है वो ये होता है कि उससे नरेटिव्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नरेटिव्स। इन नरेटिव्स से जो हमारा वोटिंग बिहेवियर है वो भी खराब हो सकता है, चेंज हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, या फिर सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी में एंटागनिज्म और एनिमोसिटी हो सकती है, विरोध हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बन सकते हैं। कुछ भी जो भी आप बोल सकते हो वहां पर बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। और अभी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, AI, तो AI इंड्यूस्ड फोटोग्राफ्स भी आ सकते हैं, वीडियोज भी आ सकते हैं, और अब तो आवाज भी सेम बनाई जा सकती है किसी की भी, तो मॉड्यूलेशन सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे में ये जरूर सोचा जा रहा है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए FCU बनाई गई, ठीक है, क्लियर। और ये जो इसका मॉडल है वो फैक्ट मॉडल ही है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैक्ट। जो फैक्ट चेक है उसमें FACT याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, दैट इज फाइंड।
ठीक है, फाइंड कि ये फैक्ट सही है या गलत है। सेकंड, एक्सेस, एक्सेस, एसेस, मूल्यांकन करिए इसका, असेस, ASSE एसेस, ठीक है। फिर क्रिएट, एंड देन टारगेट। क्लियर? क्रिएट का मतलब अब वो बताएगी ये जो फैक्ट है हमारा जो आप देख रहे हैं ये सही है या गलत है। तो जब आप कह रहे हैं FACT, तो जो क्रिएट वाली कहानी है और टारगेट वाली कहानी है, क्रिएट मतलब हम फैक्ट चेक को बता देंगे, टारगेट मतलब फिर हम उसी जगह पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, जहां जहां से वो फैक्ट हमको दिख रहे हैं उस टारगेट्स पर हम उसको सही बता दें कि ये सही है या गलत है। तो फाइंड, असेस, क्रिएट एंड टारगेट, ये 4 वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? ये बात तो समझ में आनी चाहिए, अभी ये नहीं समझ में आएगी तो परेशानी है। अब एक दिन एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शायद मैंने बताया भी होगा आप लोगों से, और वो ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 आई है। क्या आया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। आप याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम का एक वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है, वही इसको पब्लिश करती है। क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है, कौन पब्लिश करता है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, पूछ सकते ही नहीं। देखो, इंडिया में सिर्फ एक ही देश को टॉप 10 में जगह मिली है, सबसे खुश जिला, सबसे खुश शहर कौन सा है? इंडिया में सिर्फ एक कोई जगह मिली, सबसे खुश शहर, द मोस्ट हैप्पी सिटी ऑफ इंडिया। कोई बताए कौन सा है? चारू, कोई अंदाज लगाओ। हाँ, अरे मणिपुर राज्य बाबू, मणिपुर जिला कैसे बना दोगे तुम? है शिमला, सबसे खुश शहर, सबसे खुश शहर है कानपुर। उससे ज्यादा खुश शहर कहीं मिल नहीं सकता है दुनिया में, ठीक है। कानपुरियों से मिलोगे दिल प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, उनसे ज्यादा सुखी कोई रह नहीं सकता, उनसे ज्यादा खुश भी कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसको पब्लिश करता है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज मिल करके इसका प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट को। जैसे एक है गैलप, GALLUP, एक है ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, एक है UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, और इसमें जिन चीजों को देखा जाता है कि आदमी खुश किन वजहों से रहता है, उसमें कुछ वजहें आप लिख लीजिएगा। बाकी तो ये कौन कौन काम करते हैं इससे मतलब नहीं है। उसमें वजहें हैं GDP पर कैपिटा, GDP पर कैपिटा, दूसरा सोशल सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति GDP, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा सोशल सपोर्ट, सामाजिक सहयोग कितना मिलता है आपको, आपके परिवार, आपका समाज, आपके लोग, कभी कोई परेशानी होती है तो कितने लोग खड़े होते हैं आपके साथ, सोशल सपोर्ट। तीसरा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों इसमें शामिल है। तीसरा, फ्रीडम टू चूज व्हाट यू डू विद योर लाइफ, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हो इसकी स्वतंत्रता। देन जेनरोसिटी, जेनरोसिटी उदारता, दान देने में कितने उदार हैं हम। देन लेवल ऑफ एब्सेंस ऑफ करप्शन, लेवल ऑफ एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये इतनी चीजें हैं जिस पर हमको मापा जाता है। 146 देशों को देखा गया, उसमें हिंदुस्तान 126वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 126वें नंबर पर है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं बहुत कंकॉक्टेड होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा है, पर कैपिटा जीडीपी हमारे यहाँ पहले से बहुत बेहतर हुई है। देन दूसरी बात देखें, सोशल सपोर्ट तो हमारे यहाँ ऐसा है, कहीं किसी से पूछो भाई साहब ये किधर है, बोले कि चलिए आप छोड़ के आते हैं। हम तो सोशल सपोर्ट ऐसे वाले हैं, किसी का कोई मर आ जाए तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी कोई ज़रूरत है, एक बार आवाज़ देख भाई हमको ज़रूरत है, 10 20 50 लोग तो कभी भी खड़े हो जाते हैं। तो अभी इन लोगों ने उस तरह पे बात नहीं की है। और अपने जीवन में हमें क्या चुनना है ये हमसे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है। खैर एनीवे, जो इन्होंने कहा है, हमें तो ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं से ऐसा आ रहा है तो इसको हमें सुधारना है। तो हम 126वें नंबर पर हैं, ये हमको ध्यान रखना है 146 देशों में से। तो स्थितियां तो हमारी अच्छी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसको, हैप्पीनेस को हमें अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है जो हमारी हैप्पीनेस है वो बहुत सारे लोगों की ऐसी हैप्पीनेस होती भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रख लेंगे। कौन देता है, क्यों देता है, कौन सी चीजें शामिल हैं। देखो ये सिर्फ इसलिए नहीं हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे ये बता रहे हैं यदि वो पूछें कि भाई आप ये बताइए कि आदमी खुश रहने के लिए क्या जरूरतें हैं, तो आप रोटी कपड़ा मकान नहीं बताओगे वहां पर इंटरव्यू में। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या आप बताएं साहब रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, आदमी को नौकरी मिल जाए, आदमी को खाना मिल जाए, आदमी को अच्छा घर मिल जाए, ये नहीं बताना है आपको। आपको बताना है कि सर इसमें जीडीपी हमारी अच्छी हो जाए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाए, हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं इसकी स्वतंत्रता मिल जाए। अब कैसा उत्तर जा रहा है? और पूछे कैसे आप ये कह रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस? आप बोलो सर हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा ऐसा कहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो ऐसा कहता है। तो आपका उत्तर कैसा लगेगा? इंटेलेक्चुअल उत्तर लगेगा। अदरवाइज आपको उत्तर कैसा लगेगा? तुमसे पूछा या क्लास 5th के बच्चे से पूछा, क्या अंतर हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम जब भी कोई उत्तर दें तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से उत्तर मत दे दीजिएगा कि एग्जामिनर को लगे इंटरव्यू में कि भाई ये तो कुछ भी बता देते हो, कुछ भी ये सोच लेते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी ये रिसर्चेस की जाती हैं, ये हम हमेशा बोलते हैं ऑक्सीडेंटल माइंडसेट से की जाती है। एक वर्ड बोलता हूं मैं, लिखिएगा उसको, ऑक्सीडेंटल माइंडसेट। ऑक्सीडेंटल माइंडसेट का मतलब होता है पश्चिमी मनोविज्ञान से इसको करते हैं। वो भारतीय मनोविज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। जिन देशों में मातृ दिवस, पितृ दिवस, भाई का दिन, बहन का दिन ये मनाए जाते हो, वहां पर लोग खुश कैसे रह सकते हैं? हमारे यहां हर दिन अपने परिवार का दिन है, हर दिन अपने दोस्तों का दिन है। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? हमको किसी से मिलने के लिए वक्त लेने की जरूरत नहीं है, कभी पहुंच जाओ, ऐसा कि नहीं है? तो उन्होंने जितनी भी स्टडी की है वो औपचारिकता के बेसिस पे की है, और हम जितनी अनौपचारिकता से रहते हैं वो उनको समझ में कम आता है। यदि इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए
कि अनौपचारिकता के आधार पर विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है, तो भारत निकल के आ जाएगा। अनौपचारिक संबंधों पर, औपचारिकता पे नहीं देखना है, वो औपचारिकता पे देख रहे हैं। हम किस पे देख रहे हैं? हम अनौपचारिकता पे देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कहीं कोई परेशान हो तो हम वहां पे खड़े हो जाते हैं, कोई भी हो, हम जानते भी नहीं फिर भी। तो इन चीजों को भी आप समझिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनीथिंग एल्स? बिल्कुल, वो इंस्टीट्यूशनल है। जैसे हम लोग यहां बैठे हुए हैं, किसी कोई जरूरत पड़ी आपने उसके सपोर्ट कर दिया, कहीं लिखा तो नहीं है कि लिखा है? नहीं लिखा है ना। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, इसके लिए हम किसी से कोई आधार कार्ड मांगते हैं? लेकिन जब वहां पर देखते हैं तो रिटन डॉक्यूमेंट में किसको किसने सपोर्ट किया है, ठीक है, किसने किसको उधारी दी, किसने किसको चैरिटी किया। और चैरिटी के नाम पर यदि गौर करो तो हम हिंदुस्तानी चैरिटी कैसे देखते हैं? मेरी मदर कहती है यदि किसी की मदद करो तो जो दाहिने हाथ यदि उसकी मदद कर रहा है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए तुमने किसी को मदद की, ठीक है, क्लियर। और यदि तुमको और नहीं याद है तो मैं और याद दिला देता तुम लोगों को कि एक साहब रोज दान देते थे और जब दान देते थे तो अपना चेहरा झुका लेते थे, ठीक है, वो जो लेने वाला था उसके चेहरे को नहीं देखते थे। तो लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? बोले यार हम तो एक साधन हैं, हम एक निमित्त हैं, देता हमको ईश्वर है, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो हम देने वाले कहाँ हैं? तो हमारी नजरें झुक जाती हैं कि ये जिसको हम दे रहे हैं ये हमको देख करके ये ना समझे कि हम दे रहे हैं, तो ऊपर वाला दे रहा है। तो हम उस मनोविज्ञान के लोग हैं, है ना, इस मनोविज्ञान के। तो इस अनौपचारिकता को आप किस स्केल पर कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। यही चीज मैं कहना चाह रहा था। तो औपचारिकता और अनौपचारिकता, इन दोनों चीजों में एक अंतर होता है। ये बात कहनी पड़ेगी तुम्हें वहां पर। यदि ये कोई प्रश्न उठा दिया उन्होंने तो ये बात याद रख लीजिएगा, आप कह लोगे, ठीक है। डिजिटल कंपटीशन लॉ आया है, डिजिटल कंपटीशन लॉ। यदि आप इंजीनियर हैं, यदि आप बीएससी हैं, यदि आप एआई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप डिजिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इंटरनेट और टेलीफोन की बात कर देते हैं, तो वो तुरंत इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि व्हाट इज डिजिटल कंपटीशन लॉ, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट बनाया गया डिजिटल कंपटीशन बिल, जिसको हम बोलते हैं, एक ड्राफ्ट बनाया गया है डिजिटल कंपटीशन बिल, जिसमें यह कहा गया है कि डिजिटल कंपनियां सेल्फ रिपोर्टिंग करेंगी। क्या करेंगी? सेल्फ रिपोर्टिंग, अपनी रिपोर्टिंग खुद करेंगी। और यदि ये कुछ गलती करते हैं तो इस पर पेनाल्टी भी दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अचानक से बहुत सारा हमारे पास डिजिटल कंटेंट भी बढ़ गया है, डिजिटल कंपनीज बढ़ गई हैं, क्लियर। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी हमें चाहिए, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बाकियों के बारे में भी बताएंगे। होता है कि नहीं होता है? ये सब चीजें रहती हैं। कभी एक कहानी आपको सुनाएंगे बाद में हम। एक टॉपिक आप लोग अक्सर सुन रहे होंगे कि चाइना इज एग्रेसिवली गोइंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल कोलोनियलिज्म। वो वित्तीय उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है, लोन देता है और फिर बहुत ज्यादा उनसे चूस लेता है। जैसे पुराने जमाने के सेठ साहूकार होते थे ना, वैसे। तो ऐसी स्थिति श्रीलंका की भी हो गई। और श्रीलंका
की स्थिति साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो इसलिए ये पैसा चुका नहीं पा रहा था, तो इसको ये बनाया गया कि भाई 6 साल का इसको मोरेटोरियम दिलवाया जाए। क्या दिलवाया जाए? 6 इयर्स मोरेटोरियम। अब एक शब्द आता है मोरेटोरियम। यदि जितने लोग अच्छे इंग्लिश वाले हैं उनको मोरेटोरियम का मतलब पता है, और जितने लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है। ये मोरेटोरियम आप लोगों ने अभी जब कोविड हुआ था तब भी सुना होगा, खूब आया था अखबारों में। लोगों की नौकरियां नहीं चल रही थी उस समय, तो सरकार ने बैंकों से कहा कि भाई आपको इनसे ईएमआई लेनी है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इसको टाल दो। तो जो लोन रिपेमेंट होता है उसको 4-6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए टालने को हम मोरेटोरियम कहते हैं। जैसे किसानों को भी मोरेटोरियम दिया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दिया जाता है। तो ये मोरेटोरियम कई बार लोग मांग भी लेते हैं मोरेटोरियम कि हमको दे दिया जाए, अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम बाद में दे देंगे, दिया जाता है। तो श्रीलंका को 6 वर्ष का मोरेटोरियम देने की चर्चा चल रही है, और इसमें 17 देश शामिल हुए कि श्रीलंका को मोरेटोरियम दिलवाया जाए। कितने देश शामिल हुए? 17 देश। इसको हम बोलते हैं OCC, ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी। क्लियर? अब देखो, चाइना इस प्लेटफॉर्म से अलग है, जबकि वो मीटिंग में एक ऑब्जर्वर की तरह से रह रहा है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट इंपैक्ट होंगे। अब देखो, यदि कहानी आपको पता हो तो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग चाइना ने बनाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो नहीं है, चाहे वो ढाका हो, हम्बनटोटा हो, सब कुछ आपको पता है, कराची हो। तो इंडिया ने बनाया नेकलेस डायमंड। नेकलेस डायमंड यदि आपको पता हो तो हमने भी बनाया उसको। अब यदि ये चाइना यहां पर श्रीलंका में बहुत स्ट्रांग होता रहेगा तो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो भी अंडर थ्रेट होगी, क्योंकि वहां से जो एस्पियनाज सिस्टम है, ESPIONAG, जिसको हम बोलते हैं जासूसी, वो अच्छे से इंडिया के कर सकते हैं, क्योंकि उनके वेसल्स ऐसे हैं कि वो जासूसी कर सकते हैं। हम ये चाहते नहीं है। तो इन 17 देशों की एक कमेटी ने इस पे बैठे, और आपको बता दें कि $50 बिलियन का डिफॉल्ट कर गया है 2022 में श्रीलंका। कितने का? $50 बिलियन, 50 अरब डॉलर का। क्लियर? अभी इसको IMF भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। पिछली बार इसको $3 बिलियन दिया था IMF ने, थोड़ा सा और देगी निकालने के लिए बाहर इसको। इसी तरह से इसको 4 ईयर का एक्सटेंडेड डेट फैसिलिटी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं EFF। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, 4 साल की। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो देश 17 कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमको तो ये देखना है इंडिया का रोल क्या है, तो वो लिख लीजिएगा। जनवरी 2024 में इंडिया ने कहा कि वी विल बी सपोर्टिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंसेस ऑफ श्रीलंका, कि हम उसको सपोर्ट करेंगे और रीस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है। IMF ने इसको $3 बिलियन दिया। कितना दिया? $3 बिलियन। India is giving $4 billion, more than IMF. India is giving $4 billion.
इसके अलावा हम मल्टीपल क्रेडिट लाइंस दे रहे हैं, विभिन्न साख श्रृंखलाएं दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हम इसको उधारी देंगे। डेफर्ड लोन्स, जो आपने लोन लिए हैं उसका हम बाद में आपसे पेमेंट ले लेंगे, डेफर्ड लोन्स। करेंसी सपोर्ट, और इसके लिए जो हमारी पॉलिसी उसको हम बोलते हैं NFP, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम नीति। इसके अलावा 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यदि कहीं से पहुंचे हैं तो वो इंडिया से पहुंचे हैं। लगभग 1 लाख टूरिस्ट वहां पहुंचे, ये भी एक बड़ा सपोर्ट उसको दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हमने ज़्यादा दिया, हमारे टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको श्रीलंका को हम निकाल करके बाहर कर ले आएं, क्योंकि श्रीलंका का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यदि चीन के कब्जे में जाएगा तो हमारे लिए फिर से एक बड़ा नुकसान होगा। ये जितने लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है कि जो हम कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आपसे।